खास कद्दावर नेता हैं जो बेबाक तरीके से बातचीत करते हैं, ना किसी की रखते हैं और जो बात होती है स्पष्ट बोलते हैं। रणधीर कापड़ीवास और अब ये चुनाव की दौड़ में फिर कहीं न कहीं सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और आने वाले चुनाव में रणधीर कापड़ीवास ताल ठोक चुके हैं। रणधीर कापड़ीवास कितनी जल्दी चुनाव के अंदर आने वाले हैं। जनता को ये पता है कि चुनाव में ही रहते हैं, हम कभी हटे ही नहीं, मैदान कभी छोड़ा नहीं आज तक। ये मंत्री जी बीजेपी में रुक जाते हैं। मंत्री जी कौन? मंत्री जी का मतलब जो यहाँ के सांसद हैं वो मंत्री भी हैं केंद्र सरकार में। मैं राजा जी कभी नहीं कहता, क्योंकि रेवाड़ी कभी रजवाड़ा रहा नहीं और ये कभी राजा रहे नहीं। इनके पिता राव वीरेंद्र सिंह जी भी बहुत बड़े कदावर नेता और मंत्री, मुख्यमंत्री रहे, पर राजा नहीं रहे। इनके दादाजी बहाल सिंह जी राजा नहीं रहे। लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पे देखे जाएंगे रणधीर कापड़ीवास, या फिर कहीं कि विधानसभा के ही चुनाव लड़ने वाले हैं, तो स्वाभाविक है राविंदर जी जब तक बीजेपी में है आपकी दाल गलने वाली नहीं है। अब ये मंत्री बीजेपी में असहज हैं। इस मंत्री ने, इस सांसद ने तो झूठ के पुलंदे का ठेका ले रखा है। इनको किस तरह से हराया था सुधा यादव ने, वो सब पूरा इलाका जानता है। ये जो कहता है ना मैंने बनाया वो, मैंने यो बनाया, मैं ये कहता हूँ कि मैंने हर बार इसको सांसद बनवाया। दुख होता है वो होता है, ऐसे आदमी को बनवाया जिसने सबको मारा। और चलो लोगों को मार दिया, कैंडिडेटों को मार दिया, अपने भाइयों को मार दिया इसने। चुनाव लड़ेंगे, पक्का लड़ेंगे? लगभग मन है, लेकिन टिकट पे और हालात पे भी डिपेंड करता है। अब ये परिवार घराने बन चुके हैं और राजनीति को घरानों से छुट्टी मिलनी ही मिलनी चाहिए। कि इंद्रजीत सिंह जीवन में कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। संन्यास ले लिया है जी। और बेटी भी मुझे नहीं लगता कभी विधायक बन पाएगी। फिर हमारे यहाँ एक समाज में एक परिपाटी होती है कि बेटी ब्याह तो अपने घर बाहर की, भाई बेटी ब्याह तो अपने घर बाहर की, तो बेटियों को वहां से चुनाव लड़ना चाहिए। क्या बीजेपी जातिवाद की राजनीति कर रही है? जैसे ओम प्रकाश धनखड़ को हटा के श्रेणी को लेके आए हैं, क्या जातिगत राजनीति करना कहाँ तक जायज मानते हो? देखिए जी, ये कोई नई बात नहीं है, इतनी भी नहीं। आज से पहले और पार्टियां भी ऐसा करती आई हैं, उन्होंने तो लिमिट पार कर रखी थी। जी अब चलते चलते मुझे बताइए, राव इंद्रजीत की बेटी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, तो कापड़ीवास का क्या रिएक्शन? ऐसा है, मैं तो यूँ कहता हूँ बेटी को चुनाव लड़ना चाहिए जहाँ उनका हक बनता है। हंसी कुछ क्या बयां कर रही है? ये हंसी बहुत गहरी है आपकी। भाई आप ज़्यादा जोर दोगे, आप जैसे लोग, तो भाई फिर बढ़िया जिता के भेजेंगे रेवाड़ी से। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लम्बा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, और आज हम अहिरवाल क्षेत्र में मौजूद हैं। और अहिरवाल क्षेत्र के हमारे साथ एक खास कद्दावर नेता हैं जो बेबाक तरीके से बातचीत करते हैं, ना किसी की रखते हैं और जो बात होती है स्पष्ट बोलते हैं। रणधीर कापड़ीवास बता ही देते हैं हम लोगों को, क्योंकि रणधीर कापड़ीवास वो शख्स हैं जो सालों साल राजनीति की इन्होंने, और अब ये चुनाव की दौड़ में फिर कहीं न कहीं सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और आने वाले चुनाव में रणधीर कापड़ीवास ताल ठोक चुके हैं और चुनाव लड़ेंगे। अभी हमारी बातचीत हो रही थी और सारी बातों तो इनके साथ ही करेंगे। रणधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24 पे। पूरा हरियाणा प्रदेश देख रहा है आपको। धन्यवाद लांबा जी, आपके चैनल को, न्यूज़ 24 को बहुत बहुत बधाई। और जिस तरह से आप क्षेत्र में घूमते घूमते और सारी राजनीतिक परिस्थितियों का जो विश्लेषण करते हैं, पहुंचा रहे हैं जनता तक, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले तो जनता को बता दीजिए, रणधीर कापड़ीवास कितनी जल्दी चुनाव के अंदर आने वाले हैं और कितनी जल्दी लोगों के बीच तो खैर जा ही रहे हैं आप, कितनी जल्दी मतलब लोगों को काफिले के साथ दिखाई देने वाले हैं? रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र या फिर कोसली हो सकता है या बावल हो सकता है, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे आप? जनता को ये पता है कि चुनाव में ही रहते हैं, हम कभी हटे ही नहीं, मैदान कभी छोड़ा नहीं आज तक। कई परिस्थितियां दो हैं। अगर ये मंत्री जी बीजेपी में रुक जाते हैं। ये मंत्री जी कौन? मंत्री जी का मतलब जो यहाँ के सांसद हैं वो मंत्री भी हैं केंद्र सरकार में।
मैं राजा जी कभी नहीं कहता, क्योंकि अहिर रेवाड़ी कभी रजवाड़ा रहा नहीं और ये कभी राजा रहे नहीं। हाँ जी, इनके पिता राव वीरेंद्र सिंह जी भी बहुत बड़े कदावर नेता और मंत्री, मुख्यमंत्री रहे, पर राजा नहीं रहे। इनके दादाजी बहाल सिंह जी राजा नहीं रहे, वो तो इतनी सी बात है, इसीलिए मैं कहता हूँ केंद्रीय मंत्री। तो आपका चुनाव का आकलन क्या करें? अभी चुनाव का दौर शुरू हो चुका है, राजस्थान में 5 राज्यों में अभी चुनाव है, इसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पे देखे जाएंगे रणधीर कापड़ीवास, या फिर कहीं कि विधानसभा के ही चुनाव लड़ने वाले हैं? चुनाव लड़ेंगे तो स्वाभाविक है, राव इंद्रजीत जब तक बीजेपी में है, आपकी दाल गलने वाली नहीं है, तो कौन सी पार्टी से कुछ बताना चाहेंगे? प्राथमिकता तो रहेगी लोकसभा चुनाव ही, क्योंकि उसमें ज़्यादा संभावना ये है कि अब ये मंत्री बीजेपी में असहज हैं, क्योंकि ना तो इनकी मानसिकता मिलती है बीजेपी से, ना विचारधारा मिलती है। और बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है, लोग सच बोलते हैं, ऐसे लोगों की पार्टी है। और इस मंत्री ने, इस सांसद ने तो झूठ के पुलंदे का ठेका ले रखा है। अहिरवाल क्षेत्र की शिक्षण संस्थान को लूट के और अपना कब्जा कर रखा है। अब लोग इनसे पीछा छुड़ा चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी भी हालत में बीजेपी छोड़ सकते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है आपको बीजेपी राव इंद्रजीत छोड़ सकते? वो इसलिए लग रहा है कि ये असहज महसूस कर रहे हैं आजकल। ऐसा तो नहीं है, सुधा यादव, भूपेंद्र सिंह यादव, कई नेता बीजेपी ने आ चुके हैं बड़े बड़े, तो सुधा यादव पहले छोड़ चुकी थी, अब दोबारा से सक्रिय हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा है? ऐसा भी हो सकता है। सुधा यादव ने इंद्रजीत सिंह को पहले भी हराया था, और जब तो वो राजनीति में ज़्यादा पहचान भी नहीं बना पाई थी, नई थी, और वो अब सोच भी रही हैं, क्योंकि ये मंत्री जी पता नहीं बोलने में, अपनी बात कहने में बड़े गलत तरीके से, बेढंगे तरीके से बोलते हैं। पिछले इंटरव्यू में, अभी 10 दिन पहले कोई इंटरव्यू चल रहा था, राहुल यादव जी ले रहे थे। हाँ, उसमें हमने वो इंटरव्यू की बातचीत हम करते हैं। वहाँ इंटरव्यू में वास्तव में क्या हकीकत है? ये राव इंद्रजीत ने आपको टिकट दिलवाई थी, उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, आखिर राव इंद्रजीत को टिकट मैंने दिलवाई थी, अमित शाह से पूछवा देते हैं, वो गवाह है। तो ऐसा वास्तव में सच्चाई है? कापड़ीवास जी, आप जनता को, आपसे इसलिए ये भी बात पूछने का हक बनता है कि रेवाड़ी की जनता, विशेषकर अहिरवाल क्षेत्र, बावर, रेवाड़ी, कोसली, जैसे अटेली मंडी, नारनौल, जैसे ये सारे क्षेत्र आपके अहिरवाल क्षेत्र में आते हैं। और अहिरवाल की बातचीत करें तो अहिरवाल के बगैर अब बीजेपी बनना बड़ा मुश्किल था। 12-13 सीटें आपने बीजेपी की झोली में डाली, वो सत्ता में आई। अगर ये सीटें नहीं आती तो किसी भी सूरत में बीजेपी अब की बार सत्ता में नहीं आ पाती। लेकिन आपकी टिकट वास्तव में ही राव इंद्रजीत ने दिलवाई थी, ये तो हकीकत है, उन्होंने बोला है ये बात। ये एक झूठ का पुलंदा है। जैसे आपने, मैं पहले उस बात पे जाता हूँ, सुधा यादव जी का नाम लिया, तो इन श्रीमान जी ने अपने इंटरव्यू में ये कहा, ये सुखबीर सिंह की विधवा। मुझे तो बड़ा दुख हुआ ये कहते हुए कि एक वीरांगना को, व्यक्ति विशेष का नाम लेके उसकी विधवा। अरे आप मंत्री हैं, उसी पार्टी के मंत्री हैं, और अपने आप को ये कहते हैं हम देशभक्त हैं। देश को पे शहादत देने वाले लोगों का नाम ये वीरांगना कह सकते थे। और इतना आसान नहीं है। इनको किस तरह से हराया था सुधा यादव ने, वो सब पूरा इलाका जानता है। रही बात मेरी, बिल्कुल कहा इन्होंने ये कि मैंने रणधीर सिंह को टिकट दिलाई थी, और अगर कोई मना करता है तो मैंने कह दिया था अमित शाह जी को, जब मेरी टिकट, बेटी को टिकट नहीं मिली, तो मैंने कहा कि जी रणधीर सिंह कई बार चुनाव लड़ चुका है, हार लिया है, इस बार चलो उसको दे दो। ऐसे बढ़िया तरीके से कही जैसे इन्होंने ही टिकट दिलाई हो। लेकिन इतनी ज़बरदस्त झूठ है ये कि मेरी टिकट के लिए जब इनकी बेटी को टिकट नहीं मिली, तो मेरी टिकट के लिए ये एक चिट्ठी, ये छोटा लेटर पैड होता है जिस पे लाल लाइन थी, और उस पे ये लिख के आया, डिटेल ऑफ रणधीर सिंह कापड़ीवास, नंबर 1 सीरियल डिफीट, नंबर 2 ओवर एज, नंबर 3 हैव बीन माई डम्मी कैंडिडेट सेवरल टाइम, नंबर 4 रिलेशन विद कांग्रेस कैंडिडेट, नंबर 5 ऑलवेज सपोर्टिंग कांग्रेस कैंडिडेट इंद्रजीत सिंह। अब इस तरह की चिट्ठी लिखने वाला
उसके मन में क्या है, कितना पाप है, कितना क्रोध है, कितनी ईर्ष्या है, ये बिल्कुल साफ जाहिर होता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे कैंडिडेट की टिकट कटने का सवाल था भी नहीं। पर जब ये चिट्ठी पहुंची तो एक मेरे मित्र ने मेरे पास इस चिट्ठी को पढ़ के उसकी फोटोकॉपी भेजी, इसका जवाब जल्दी भेजो। मैंने विशेष कुछ विरोध नहीं किया, क्योंकि जब ये श्रीमान जी बीजेपी में शामिल हुए तो शामिल कराने में मैं दोषी हूँ। हाँ जी, आपने शामिल कर? हाँ जी, क्योंकि बीजेपी वाले सारे लगभग विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो इसकी फितरत से परिचित थे कि ये आने के बाद लोगों को मारेगा, लोगों को काटेगा, रगड़ा लगाएगा। हमने कहा कोई बात नहीं, रगड़ा लगाएगा देख लेंगे, लेकिन बीजेपी को इससे बल मिल जाएगा, कुछ जनाधार तो है ही इनका। यानी कि आप कहते हैं राव इंद्रजीत को बीजेपी में शामिल रणधीर कपड़ीवास ने करवाया? मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने करवा दिया, लेकिन मैं सपोर्ट किया। अकेला मैं आदमी था जिसने सपोर्ट किया, और अखबार में ये खबर दी कि इंद्रजीत के आने से बीजेपी को बल मिलेगा। वरना ये ज्वाइन करते समय भागने को तैयार हो गए थे। इनके साथियों ने कह दिया था कि बीजेपी वाले मरवा देंगे आपको। मेरा लगाव राव वीरेंद्र सिंह से रहा था। आपको ही डिफेंड कर? हाँ, अच्छा, हर बार इसके चुनाव में मदद की। ये जो कहता है ना मैंने बनाया वो, मैंने यो बनाया, मैं ये कहता हूँ कि मैंने हर बार इसको सांसद बनवाया। दुख होता है बाप? होता है, ऐसे आदमी को बनवाया जिसने सबको मारा। और चलो, लोगों को मार दिया, कैंडिडेटों को मार दिया, अपने भाइयों को मार दिया इसने। अहिरवाल की अहिर संस्था, अहिर कॉलेज, अब ये क्योंकि बीजेपी मंत्री है, मैंने बार बार डिमांड की, मांग की है कि ईडी या दूसरी जो भी संस्थाएं हैं या सरकार जांच तो करे। तो मैंने उस चिट्ठी का जवाब लिख के भेजा जो इसने भेजी थी कि फलां सन में इतनी वोट ली, फलां चुनाव में इतनी ली। और कभी मैं इसका डम्मी कैंडिडेट तो जब होता कि जब मैं इसके साथ चुनाव लड़ता किसी चुनाव में, सही बात है। तो मैं कभी लड़ा ही नहीं, तो इसका डम्मी कैंडिडेट कब हो गया। और अगर इतनी वोट लेने वाला कैंडिडेट किसी कांग्रेस प्रत्याशी की मदद कर सकता है या रिश्तेदारी निभा सकता है, इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सारी जनता जानती है इस बात को। तो माननीय रामलाल जी उन दिनों संगठन मंत्री थे, उन्होंने मेरा जवाब सुन के मुझे बुलाया और ये बात हुई कि हम तो इंद्रजीत सिंह को बहुत सुलझा हुआ वो मानते थे नेता, लेकिन ये थोड़ी हल्की बात रह गई। बड़े आदमी ज़्यादा विरोध तो करते नहीं। कोई बात नहीं, हम आ गए। जब मुझे टिकट मिल गई, टिकट मिलने के बाद क्योंकि चुनाव था, ये यहाँ के सांसद थे, जब हम इनकी मदद हर बार करते थे तो हमारा भी हक था वोट मांगने का भी और कहने का भी। मैं रामपुर हाउस चला गया, पब्लिकली इसने ये कहा कि रणधीर सिंह जी, मैंने आपको नहीं बुलाया, आप क्यों आए हैं। और वहाँ से मैं अपमानित होकर आया। लोगों ने इस बात की निंदा की, अखबार ने ये बातें उठाई। तो आप मुझे ये बताइए, जो मुझे टिकट दिलाने वाला है उसको इतनी पीड़ा क्यों हुई। और पूरा इलाका जानता है इस पीड़ा को। अच्छा। जी हाँ। तो हमारे साथ ये रणधीर कपड़ीवासी खास बातचीत में बने हुए हैं, कुछ और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चुनाव लड़ेंगे, पक्का लड़ेंगे। लगभग मन है, लेकिन टिकट पे और हालात पे भी डिपेंड करता है। मान लिया कोई अपना साथी, अच्छा साथी चुनाव में आ गया और वो हमारी इच्छा के अनुरूप दूसरे लोगों को हरा पाएगा और जनता की सेवा भी करेगा। दूसरे लोगों को बोले तो राव इंद्रजीत को हरा पाएगा। ऐसे बहुत से लोग कैंडिडेट हैं, इंद्रजीत सिंह ही क्यों। आपके निशाने पर तो वही रहे। नहीं, मेरे निशानों पे दोनों हैं ये। कैप्टन साहब? हाँ, उसका कारण है अब ये परिवार घराने बन चुके हैं और राजनीति को घरानों से छुट्टी मिलनी ही मिलनी चाहिए। व्यक्तिगत मेरा विरोध कप्तान साहब से भी नहीं है। दूर दूर तक कोई दूर दूर के अहिरवाल क्षेत्र में कोई कोड़ी दिख नहीं रही। इनको घरानों को दूर करने का, घरानों को दूर कर ही दिया था। अगर ये इंद्रजीत सिंह उसकी सपोर्ट नहीं करे तो ये नूरा कुश्ती लड़ते हैं। इंद्रजीत अगर मेरी टिकट नहीं कटवाता पिछले बार, तो मैं कम से कम 60, 70, 80 और लाख तक भी पहुंच सकती थी मेरी जीत। आप दूसरे के लिए इतना त्याग क्यों कर रहे हैं? आखिरी पीरियड है आपका, इसके बाद तो आपकी एज हो जाएगी, फिर चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। और वैसे भी राव इंद्रजीत से छोटे हैं आप उम्र में, वो 74 साल के हो चुके हैं राव इंद्रजीत। राव इंद्रजीत सिंह जी मेरे से 4 साल छोटे हैं।
हाँ जी। तो वो 74 साल के बता रहे हैं। तो मैं 78 का हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो आपका तो चुनाव की उम्र हो चुकी उम्र तो हो चुकी है, पर सेहत और हौसला बुलंद है। है। हमारे साथ रणदीप कापड़ीबाज से खास बातचीत हुई बनी हुई। चलो आप चुनाव लड़े या ना लड़े वो तो आगे की बात है। रावण जीत ने आपको हरवाया, आप कहते हैं बेइज्जत करके घर से भी निकाला, बोला हमने। अब आप कहीं पीछे हटने वाले नहीं है। राव इंद्रजीत को पुरजोर कोशिश भी करेंगे आप, अगर वो चुनाव में आते हैं या उनकी बेटी है वो, तो आप पुरजोर कोशिश करेंगे बदला लेने की। तो क्योंकि रणदीप कापड़ीबाज कथित साफ बोल रहे हैं, इनके सबके बेटे राजनीति में आ चुके हैं, आपके बेटे बेटी राजनीति में क्यों नहीं लेके आए, क्या वजह रही? क्या इनसे कमज़ोर हैं या लेके आना नहीं चाहते थे, या फिर आपने बढ़ावा नहीं दिया उन बच्चों को? ये अपने बेटों के लेके आज के एक का बेटा विधायक है, एक के बेटी अभी पुरजोर कोशिश करे सेट कर रहे हैं। और राम जी के साथ साथ ये भी क्या, मुझे बड़ा दुख है मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाया हरियाणा प्रदेश का। पिछले बार आपने इंटरव्यू लिया था, तब मैंने कहा था कि इंद्रजीत सिंह जीवन में कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। चलो संन्यास ले लिया तो उन्होंने। है जी। और बेटी भी मुझे नहीं लगता कभी विधायक बन पाएगी। बेटी भी आरती राव विधायक नहीं बन पाई? नहीं बन पाएगी। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? एक तो जनता से बहुत दूर हैं, जनता के स्वभाव से बहुत दूर है, इलाके की नब्ज से बहुत दूर है। फिर हमारे यहाँ एक समाज में एक परिपाटी होती है कि बेटी ब्याह दी तो अपने घर बार की, भाई बेटी ब्याह दी तो अपने घर बार की। तो बेटियों को वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। दूसरा, उसका मन हो, उमंग हो चुनाव लड़ने की। अब थोपी जा रही हैं वो, पिताजी थोप पे जबरदस्ती अपनी ताकत के बल पे। तो भाई कोई अपवाद हो और भाग ज़्यादा जोर मार जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता ही नहीं, और ऐसा होगा भी नहीं। चलो अभी तो आरती राव सेट भी नहीं हो पाई राजनीति में अच्छे तरीके से, लेकिन वो फिर भी लगे हुए हैं भाई मेरी बेटी को मैं सेट कर पाऊँ कहीं बीजेपी से और अन्य पार्टी से टिकट दिला पाऊँ, ये तो भविष्य के। लेकिन रणदीप कापड़ीबाज ने आज फिर घोषणा कर दी है, एक वो भविष्यवाणी कर दी है कि राव इंद्रजीत कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। इन्होंने कहा था पिछले इंटरव्यू में, लेकिन अब ये कह रहे हैं इनकी बेटी भी विधायक नहीं बन पाएगी शायद ही कभी। ठीक है रणदीप कापड़ीबाज, एक बात चलते, एक बात और जानना चाहूँगा। कैप्टन साहब का बेटा है, कैप्टन साहब ने कहता है अब की बार लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, राव इंद्रजीत कहते हैं फिर दोबारा से मेरी बेटी लोकसभा या विधानसभा लड़ सकती है। लेकिन इसके बीच में एक बात जानना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश के लेवल की, क्या बीजेपी जातिवाद की राजनीति कर रही है? जैसे ओम प्रकाश धनखड़ को उठा के श्रेणी को लेके आए हैं, क्या जातिगत राजनीति करना कहाँ तक जायज़ मानते हो आप? क्या लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है जातिगत राजनीति करना? मैं ये नहीं कहता बीजेपी कर रही है, लेकिन जनता कह रही है कि जातिगत राजनीति कर रही है अपना वोट बैंक बटोरने के लिए, चाहे हुड्डा के करे चाहे आप मनोहर लाल जी करें, लेकिन जातिगत राजनीति कहने के लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं समझते आप? देखिए जी, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इतनी भी नहीं। आज से पहले और पार्टियां भी ऐसा करती आई हैं, उन्होंने तो लिमिट पार कर रखी थी, लिमिट पार कर रखी थी। वो कहते हैं अब तो आपस में भेदभाव इतना हो गया कि बिरादरियों में। जो ये जातिवाद की बात कर रहे हो ना आप, धनखड़ जी बहुत पुराने नेता हैं और 2 बार टेन्योर भुगत चुके हैं, ले चुके हैं। और एक आजकल जो चर्चा चल रही है ना बैकवर्ड्स क्लास की, तो ये तो बैकवर्ड का हक है, इनकी इतनी संख्या है कि एज ए श्रेणी नहीं, जातिवाद होगी श्रेणी, यादव, गुजर, जाट, ब्राह्मण, बनिया और 100 अदर्स। कहते हैं जाट, बीजेपी कहती है जाट तो वोट देने से रहे। अब सीधा सा हम ओबीसी को बटोर लेते हैं, श्रेणी वगैरह ये उसमें आज श्रेणी को बना देते हैं, धनखड़ साहब को हटा देते हैं। धनखड़ साहब ने मेहनत भी बहुत की है, पन्ना प्रमुख हर गली हली कोप चेयर गांव तक उतारे उन्होंने, लेकिन फिर भी ये सिला क्या, ये प्यार का ये सिला जी को तो ये देखिए ना, पदोन्नत करके भेजा है, और इसके बाद घर सीधा राष्ट्रीय सचिव नहीं, वो भी मोदी जी के बहुत नज़दीक है। अभी देखिए जब तो घर का ही रास्ता है, वहाँ से सीधा रिटायरमेंट होता है। देखिए जब ये मिट्टी मंगाई थी ना सरदार पटेल जी के लिए, तो उनका बहुत बड़ा नाम था, डायरेक्ट मोदी जी से उनका संपर्क है, और अब वो बड़े लेवल के नेता हैं। उनको इस तरह से मानना कि उनका कोई प्रदेश अध्यक्ष 2 बार रह भी लिए, अब एक न एक दिन तो जाना भी था। एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा, खट्टर साहब के सामने जो रोड़ा होता है
वो झटके से धीरे धीरे उसको काट देते हैं खट्टर साहब। जैसे रामविलास को हटाया, साइड किया, ये तो- बराला को साइड कर दिया, ये तो उनकी राजनीति और साहब ओम प्रकाश धनखड़ को साइड कर दिया। बहुत ऐसे नेता हैं जो आज गुमनामे के अंधेरों में खो चुके हैं। खट्टर साहब धीरे धीरे स्लो मोशन में मारते हैं वो धीरे धीरे। क्या लगता है खट्टर साहब के सामने जो आएगा उसका यही असर होगा। एक सभा में ओम प्रकाश धनखड़ ने बोला था, मेरी कुर्सी सीएम के बगल में होती है। उस दिन के बाद से खट्टर धनखड़ साहब के उल्टे दिन शुरू हो गए थे। क्या लगता है आपको? देखो जी, धनखड़ जी के तो उल्टे दिन शुरू नहीं हुए, मैं पहले कह चुका हूँ। गलती से बोल दिया मेरी कुर्सी सीएम के बगल में डलती है, उन्होंने गलती से बोल दिया। प्रमोशन हो गया, उससे भी ऊपर गई। हाँ वो अब घर का रास्ता है वहाँ से उनका। नहीं नहीं नहीं। नहीं वहाँ से और कहाँ जाएंगे, सीधा घर। 3 साल बाद उनको घर जाना है। अच्छा, मनोहर लाल जी क्या है कि अब काफ़ी राजनीति में परिपक्व हो गए, सुलझ गए। ठीक है। एक से राजनीति में देखो, राजनीति में हर व्यक्ति अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट लेके आता है, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के काम करता है। हाँ, सर मुझे एक जवाब दे दीजिए आप, क्या मनोहर लाल खट्टर जनता के बीच के नेता साबित हो पाएंगे कभी, या फिर दरबारी ही नेता है, चंडीगढ़ में बैठ के ही मुख्यमंत्री सही है, या जनता के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? जनसंवाद किया भी उन्होंने, आपने देखा होगा हर जगह से कुछ न कुछ उनके मुंह से उल्टा निकला है। बड़े बड़े विवाद हुए हैं और सैकड़ों पुलिस वाले, पिछली बार मैं मनोहर बोल रहा हूँ, बड़ी यात्रा निकाली, वहाँ भी उल्टा पुल्ट करते गए। इस वजह से आपकी बीजेपी बैकफुट पे चली गई। अब की बार जिसने भी जनसंवाद जहाँ भी निकले वहाँ कुछ न कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ होता गया, चाहे वो अहिरवाल में हुआ हो, चाहे वो उधर हुआ हो पानीपत कुरुक्षेत्र की तरफ। तो क्या कभी जनता के नेता बन सकते हैं खट्टर साहब, या फिर चंडीगढ़? लांबा साहब, एक बात तो आप मानो, किसी भी आदमी को, केवल मनोहर लाल नहीं, सत्ता जब मिल जाती है और एक समय के उपरांत जब ज़्यादा सत्ता मिलती है तो थोड़ा सा वो आ जाती है। जैसे हुड्डा साहब चुनाव से 2 साल पहले मुंह से बोले थे कुछ, निकलता खुद गया और वो हार गए। चौटाला साहब ने भी यही गलती की थी कि 2 बार सत्ता के बाद उनके बोलने था कुछ और मुंह से कुछ निकल गया, जनता ने उनको हरा दिया। ये स्वाभाविक है। तो अब की बार क्या वास्तव में? हाँ। अब क्या है, अभी आप देख रहे होंगे महीने से, 2 महीने 4 महीने से, कि मनोहर लाल जी अब बिल्कुल सधे हुए और सुलझी हुई बात करने लग गए हैं। अब सबसे बड़ा रोड़ा काटा निकाल दिया उन्होंने, जो सीएम की कुर्सी पर नजर थी उनकी। चलो, अगर वो इस तरह से चलते रहे ना, सबको किनारे कर देंगे, मोटे मोटे जो रोड है उनको। देखो ये तो मैं को कर देना चाहिए, लेकिन एक दिक्कत और आ रही है, ये मारे वाला रोड़ा उनसे नहीं निकल रहा। क्या बात है? तभी तो लेके आए उनकी काट के लिए। ऊपर से आए हैं। अरे ऊपर से भी थी, इन्हीं की सहमति से आए हैं। तो ये वो रोड़ा तो सही थी, आपकी बात निकल भी जाए, क्या लगता है? निकल गया जी, कुछ है ही ना। ही इज ए स्पेंट फोर्स। जी अब चलते चलते मुझे बताइए, राव इंद्रजीत की बेटी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, तो कापड़ीवास का क्या रिएक्शन रहेगा? ऐसा है, मैं तो यूँ कहता हूँ बेटी को चुनाव लड़ना चाहिए जहाँ उनका हक बनता है। हंसी कुछ क्या बयां कर रही है? ये हंसी बहुत गहरी है आपकी। ये हंसी मतलब क्या इशारा कर रही है? भाई आप ज़्यादा जोर दोगे, आप जैसे लोग, तो भाई फिर बढ़िया जिता के भेजेंगे रेवाड़ी से। चलो रणधीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत की, आपका कीमती समय लिया। थैंक यू। थैंक यू सर। तो हमारे साथ रणधीर कापड़वास जी बोले तो खास बातचीत हुई और इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि यहाँ से बीजेपी की 12 सीटें अब के बार इससे ज़्यादा भी जिता के भेजेंगे। लेकिन कहेंगे राव इंद्रजीत के ऊपर बड़े काफ़ी ये गर्मा गर्म तीखे लहजे में बातचीत की है, क्योंकि इन्होंने कहा कि पूरा हराने में उनका हाथ रहा है और टिकट मेरे दम पे लेके आए हैं। मेरे को राव इंद्रजीत ने कभी कोई टिकट नहीं बनाई, मेरी पूरी खिलाफत की और कहा कि इन्होंने पिछले इंटरव्यू में भविष्यवाणी की राव इंद्रजीत कभी मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, लेकिन इन्होंने उनकी बेटी के बारे में कुछ कह दिया है कि ये कभी विधायक नहीं बन सकती शायद नहीं बोले। इनको ऐसा लग रहा है कि राजनीति में परिपक्व नहीं है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।